प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से आज कहा कि वो सोशल मीडिया पर विपक्ष के दुष्प्रचार का आक्रामक जवाब दें। पीएम ने यह भी कहा कि जो स्थिति सामने आ रही है वो एक देश की नहीं बल्कि पूरे दुनिया की है। साथ ही पीएम ने कहा कि इस समय भारत की तैयारियां बहुत मजबूत है। भारत पड़ोसियों समेत कई अन्य देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है और इस जानकारी को आप लोगों तक पहुंचाइए क्योंकि ये कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अब इससे पहले आपको बताती हूं कि आज हुआ क्या। गैस और तेल के मुद्दे पर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर में नारेबाजी की और पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच सरकार की नीतियों का विरोध किया। जरा इसे भी सुनाइए। अब ये सारा हंगामा संसद परिसर में हुआ। नेता विपक्ष राहुल गांधी से जुड़ी भी एक तस्वीर आपको दिखाती हूं। राहुल गांधी संसद के मकर द्वार पर सीढ़ियों पर बैठे थे। जो निलंबित सांसदों के बीच बैठकर वो चाय पीते नजर आए और यहीं से वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि इस देश ने सरेंडर कर दिया है, ये देश कुछ कर नहीं रहा है। अब जब वो इस सवाल उठाते हैं तो उन सवालों के जवाब भी आते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया प्रधानमंत्री भले ही कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो खुद पैनिक में है, घबराए हुए हैं। आपको याद होगा कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया था कि युद्ध के समय भी कांग्रेस देश में पैनिक क्रिएट करने में ताकत खपा रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी अपील की थी कि देश को कांग्रेस द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से सावधान रहना चाहिए और आज इसीलिए उन्होंने मंत्रियों के साथ बैठक करके कहा है कि इन अफवाहों पर लगाम लगाइए क्योंकि इससे किसी तरह की कोई पैनिक नहीं होनी चाहिए। अब आपको एक और राहत भरी तस्वीर आज दिखाती हूं। ये तस्वीर आप लोगों की दिलचस्पी की है। युद्ध के बीच पहली बार आज सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर जहाज भारत पहुंचा है। ये जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर अरब सागर के रास्ते मुंबई पहुंचा। जहाज 1,35,000 मेट्रिक टन से ज्यादा कच्चा तेल लेकर भारत वापस आया है, जिसे मुंबई के माहौल स्थित रिफाइनरी में भेजा गया। अब आपको यह बताऊं कि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये राहत भरी इसलिए है, तस्वीर चलाइए जरा। ये तस्वीर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इस टैंकर को आने की इजाजत मिली है। तो जो लोग यहां तेल को लेकर एक तरह का पैनिक मचा रहे हैं, देखिए ये तस्वीर भी आ रही है भारत में। इसी के साथ सरकार ने एक और अहम कदम उठाया जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। गृह मंत्री, विदेश मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री की एक कमेटी बनाई गई है। अब 3 सदस्यों के इस मंत्री समूह के अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह होंगे। अमित शाह, एस जयशंकर और हरदीप सिंह पुरी मौजूदा हालात पर लगातार बैठकें कर रहे हैं और कुल मिलाकर सरकार स्थितियों पर नजर बनाए हुए है। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं, उससे पहले आपको 3 शहरों से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा देती हूं जिससे आपको पता चलेगा कि इस वक्त हालात क्या है। कल भी बंद हो गए थे, हम कल आए थे, कल भी इन्होंने शटर गिरा दिया था, कल भी नहीं दिया इन्होंने और आज भी ऐसे करे ड्रामा। घरेलू एलपीजी सिलेंडर है उसको यहाँ पर जो है वो उसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन लोगों के भीतर जो पैनिक फैला हुआ है उसका ये नतीजा है। मैं अपने कैमरामैन साथी को सारी तस्वीरें यहाँ से दिखाए। लाइन में ही खड़े हैं, मुश्किल तो ये है, सुबह से हम 6 बजे से लगे हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहा हमें। इस वक्त मैं बीएमसी के कैंटीन में हूँ और यहाँ पर अब जो इलेक्ट्रिकल चूल्हा है उसके ऊपर पूरा कामकाज जो है चलाया जा रहा है क्योंकि कमर्शियल गैस जो है वो बीएमसी कैंटीन में अब मौजूद नहीं है। एनडीटीवी इंडिया की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है दिल्ली के चांदनी चौक में और हम इस वक्त पराठे वाली गली में हैं और मेरे ठीक सामने आपको ये पराठा सिकता हुआ नजर आ रहा है। अभिषेक जी, जो इस वक्त युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट में, इसका असर आप लोगों के बिजनेस पर कुछ पड़ रहा है? नहीं, अभी तक तो कोई फर्क ऐसा है नहीं। जो सिलेंडर की सप्लाई है वो भी ठीक अभी तक तो चल ही रही है। सिलेंडर वाला कुछ ऐसा भी बोल नहीं रहा कि कुछ ऐसी दिक्कत होगी आगे। यहाँ पर फिलहाल जो ग्राउंड जीरो पर स्थिति नजर आ रही है उसमें जो दुकानदार है उनका ये कहना है कि एक कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो लोगों के अंदर इस बात को लेकर है कि आगे चल के मिलेगा नहीं और इसीलिए वो स्टॉक कर रहे हैं। डीलरशिप पर भीड़ है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्थिति जो है वो सामान्य है। तो विपक्ष कह रहा है और खासकर मैं कहूं राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार
के पास कोई तैयारी नहीं है, सरकार घबराई हुई है। उधर दूसरी तरफ से सरकार का कहना है कि विपक्ष ही इस तरह की पैनिक मचा रहा है। जरा सुनिए। Honorable Speaker Sahab, this is not the moment for rumor mongering or fake narratives. India is navigating the most severe global energy disruption in recorded history. Crude supply is flowing, gas is prioritized for homes and farms, LPG production has been stepped up by 28%. Consumer prices are held far below what makes markets and regional competitors and dictate. Schools are open. Petrol is on the forecourt. Every citizen, regardless of political affiliation, has a stake in that. India must stand united behind the energy warriors. PM is saying that there is no need to panic. Right. But PM himself is panicking. PM is saying that there is no need to panic. Right. But PM himself is panicking. ये लोग लोकसभा में गरीबों के पैसे का मिसयूज करते हैं। ये लोग केवल देश में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं करते। और आज सवाल इंडिया का क्या है? क्या सिलेंडर पर जो पैनिक है वो सियासी है? युद्ध की आपदा को कौन अफसर बता रहा है? गैस के नाम पर कौन अफवाह फैला रहा है? क्या आपकी रसोई को राजनीति का औजार बनाया जा रहा है? आप खुद तय करिए कि आपकी रसोई में पैनिक है। और सवाल जो महत्वपूर्ण है वो ये कि अफवाह ही सही, लेकिन क्या आम आदमी को राहत मिलेगी? मैं जरा अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप स्क्रीन पर उन्हें देख रहे हैं। निगत अब्बास जी को आप देख रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। मनोज सिंह काका जी को आप देख रहे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। और हमारे साथ अजय बग्गा जी भी जुड़ेंगे जो कि ऑयल एक्सपर्ट हैं। मैं सबसे पहले जरा एक बात, मुझे लगता है निगत, ये तो आम आदमी तय करेगा कि उसकी रसोई में पैनिक है कि नहीं है। आप क्यों वहां रसोई में आग लगाना चाह रहे हो जबरदस्ती? सुचेरिता जी, सबसे पहले तो आपको बहुत दिनों बाद आपके शो पे आना हुआ, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दूसरी बात कि पश्चिमी एशिया में जो युद्ध के आसार है, इसका सीधा सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत की आम जनता पर और भारत की आम जनता की जिंदगी पर पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि आप अपनी रिपोर्ट्स में, बिल्कुल आपकी रिपोर्ट्स पर ट्रस्ट करती हूँ, पर मुझे नहीं पता कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स जो मेरे पास अभी हैं और बड़े बड़े चैनल्स की हैं, न्यूज़ 18 की हैं, मेरे पास नवभारत टाइम्स की हैं, वो सब चला रहे हैं कि किस प्रकार भारत में आज एक क्योस मचा हुआ है। और ये मैं बताती हूँ क्योंकि पेट्रोल डीजल से ही शुरू कर लेते हैं। और मैं आपको वो बात बताऊंगी जो सत्य है, मैं इधर उधर से नहीं उठा रही हूँ। मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ। आज ही सुबह ग्रेटर नोएडा सबसे प्रमाणित बड़े बड़े पेट्रोल पंप्स के बाहर भीड़ लगी। नहीं सुनी, तभी मैं बता रही हूँ कि बड़ी बड़ी कतारें वहां पर लगी हैं। कुछ पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल भी नहीं था। लोगों में पैनिक की सिचुएशन, और पैनिक इसलिए क्योंकि भारत की जनता जानती है कि आज भी क्रूड ऑयल भारत सबसे ज्यादा यानी 90% विदेशों से लेता है, जिसमें गल्फ कंट्रीज भी इन्वॉल्व है। और हम क्यों भूल जाए, सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं, सिर्फ क्रूड ऑयल नहीं, एलपीजी भी आज भारत की रसोई तक विदेशों पर निर्भर करती है। सुचेरिता जी, 60% एलपीजी आज भी भारत विदेशों से लेता है, जिसमें भी गल्फ कंट्रीज है। बिहार के लोग, बिहार की महिलाएं एजेंसीज के बाहर खड़ी हुई और बेहोश हो गई। ये मैंने नहीं, आपने भी देखा होगा। इसके अलावा अगर छोटी छोटी बस्तियों की बात कर लें तो एजेंसीज के बाहर से लोग सिलेंडर लेके भाग रहे हैं। छोटी छोटी बस्तियों में ये पैनिक की सिचुएशन है। पर मैम, सरकार कह रही है कि ये पैनिक बाइंग है, का सपना दिखा रहे थे, ये पैनिक बाइंग विदेश नीति। नहीं, सुनिए सुचेरिता जी, ऐसी कमजोर नीति नहीं, मुझे आखिरी 10 सेकंड दीजिए। हाँ, नहीं, बोलिए, ऐसी कमजोर नीति है जिन्होंने ये कहा कि विश्व गुरु बनाएंगे कि आज पेट्रोल क्रूड ऑयल कहां से भारत लेगा और कितने में लेगा, ये दिल्ली तय नहीं करता, ये वॉशिंगटन तय करता है। और उससे हमें आपत्ति। आज ऐसा क्यों, इतने कॉम्प्रोमाइज क्यों हो गए देश के प्रधानमंत्री? क्या है एप्स्टीन फाइल में, बताइए ना। क्यों हरदीप सिंह पुरी का नाम आ रहा है, बताइए ना। बताइए कि ऐसा क्या है कि आपको आज 50% टैरिफ यूएस को देना पड़ रहा है। आप बताइए ना कि क्यों आप लोग रेड कारपेट लगा देते हैं, ट्रंप के लिए नतमस्तक हो जाते हैं। क्यों वॉशिंगटन डीसी से चल रहा है, क्यों भारत दिल्ली से नहीं चल रहा है? ये जवाब दे देश की सरकार की है। लेकिन क्या करें, ये सरकार न स्क्रूटनी चाहती है न सवाल। पर निगत, आपके अपने आरोपों में ऐसा लग रहा है आप लोगों की रसोई की चिंता कर रही है, या आपको लग रहा है कि मोदी जी को घेरने का मौका है?
निगत मुझे आपके सवालों से सिर्फ एक ही सवाल समझ में आ रहा है, आप लोगों की रसोई की चिंता कर रही हैं या आपको नरेंद्र मोदी और सरकार को घेरने का मौका मिल रहा है? नहीं, आंकड़े आप दीजिए, मैं एक बार रोहन गुप्ता जी के पास जाऊं। एक पहले इनिशियल कमेंट होने दीजिए ना, उसके बाद मैं आपके पास आंकड़ों के लिए आऊंगी। रोहन गुप्ता जी, वो कह रहे हैं कि आप नहीं संचालित कर रहे हैं देश की विदेश नीति बाहर से संचालित हो रही है, इसीलिए आज ये स्थिति है। सुजाता रही, आपने जैसे उनको सवाल पूछा, 2 सेंटेंस के बाद उनका सिलेबस चेंज हो गया, आउट ऑफ सिलेबस हो गया, एप्स्टीन पे चले गए, विदेश नीति पे चले गए। अरे आप मुद्दे पे तो बात करिए। आप बोल रहे हैं कि सरकार की तैयारी नहीं है। अभी हरदीप पुरी जी ने आंसर दिया कि पिछले 5 दिनों में हमारे वहां एलपीजी का 28% डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, मंत्री जी के आंकड़े हैं। आप बोल रहे हैं हम 25 की जगह 40 देशों से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं 10 देशों के एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। यूएस में 14% पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है, चीन में 10% बढ़ा है, 15% ऑस्ट्रेलिया में बढ़ा है, 15% श्रीलंका में बढ़ा है, 20% पाकिस्तान में बढ़ा है। क्या हमारे देश में बढ़ा है? आप क्यों अफवाह फैला रहे हैं? आपका काम है, विपक्ष का काम है विरोध करना, और कोई मुद्दे तो छोड़ दीजिए। वल्चर पॉलिटिक्स कब तक करेंगे? ये समय नहीं है ये पैनिक मॉन्गरिंग का। अब कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, आज पेट्रोलियम मंत्री जी ने कहा कि कोई पैनिक बाइंग की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल तैयार हैं। हॉर्मुज की खाड़ी से आज हमारे 2 टैंकर आए हैं, वो भी हमने एक सुनिश्चित कर लिया कि हमको वहां से भी कोई शॉर्टेज ना हो। सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। सुचिता जी, इसीलिए सीसीएस रोहन जी, ये भी तो कहा सरकार ने कि ऐसी स्थिति है जिससे कोई भी देश अप्रभावित नहीं रहेगा, हम पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो लोग यही सोच रहे हैं ना रोहन जी, लोग ये सोचेंगे, ये स्वाभाविक है कि अगर कुछ देशों में दाम बढ़े हैं तो हमारे यहाँ भी बढ़ेंगे, वहां पर अगर पैनिक हो रहा है तो यहाँ पर भी होगा। ये तो स्वाभाविक है ना लोगों के लिए सोचने के लिए। बिल्कुल, मैं आपको वही बोल रहा हूँ सुधा, ये स्वाभाविक है। तो उस समय पे विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है? हाँ। कि सरकार के साथ खड़े रहिए। ये राजनीति से आज आप जो राजनीति कर रहे हैं, इसके आपको एक वोट भी बढ़ने वाला नहीं है। आप जनता के मीनार में पैनिक मत क्रिएट करिए। सरकार साथ में खड़ी है, आप भी साथ में खड़े रहिए। जनता का जो पैनिक है, जैसे 4 दिन पहले पेट्रोल पंप पे लंबी लाइन लगी थी, जब जनता को मालूम चल गया नहीं आश्वस्त है, लाइन बंद हो गई, तो वापस अभी एलपीजी में आ जाओ। तो ये नहीं करना चाहिए। मुझे तो लगता है ये सिंपल टेस्ट है, ये सिंपल टेस्ट है। जो मेरे दर्शक देख रहे हैं वो खुद तय करेंगे कि उनकी रसोई में क्या आग लगी है। मैं जब आग कहती हूँ तो वो आग वो जो कि पैसे के जरिए, क्या आपको लग रहा है कि दाम बढ़ रहे हैं, ये आप लोग तय करिए। क्योंकि पैनिक फैलाने की एक कोशिश जरूर होगी, लेकिन उस पैनिक के आगे सरेंडर मत करिएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त सरकार और विपक्ष दोनों का ही एक काम है कि देश में किसी तरह की कोई अफवाह या पैनिक न फैले। लेकिन क्या विपक्ष फैला रहा है? मैं एक बार जरा मनोज जी के पास भी जाऊंगी और हर्षवर्धन जी के पास भी जाऊंगी। मनोज जी, जरा बताइए, आप लोग सरेंडर के नारे लगा रहे हैं संसद के बाहर, आप लोग कह रहे हैं इस देश की कोई विदेश नीति नहीं है। जब आप कहेंगे देश की विदेश नीति नहीं है तो आम आदमी घर में घबरा जाएगा, वो कहेगा पता नहीं क्या होने वाला है। क्यों कर रहे हैं ऐसा इस वक्त? सुचारिता, आम आदमी घर में नहीं घबरा जाएगा। आम आदमी की जो समझ है, इस देश के आम आदमी की समझ हमेशा इस देश के राजनयिकों से और बड़े बड़े तथाकथित विद्वानों से ये बेहतर रही है, इस देश के आम आदमी की समझ। और वो जो एक बात है ना कि इंतजाम सिरे से संभाले जाएं और जितने भी कमजोर हैं महफिल से निकाले जाएं। इंतजाम नए सिरे से संभाले जाएं और जितने भी कमजोर हैं महफिल से निकाले जाएं। ये आपके माध्यम से बहुत कंस्ट्रक्टिव और बहुत रचनात्मक सुझाव है देश की सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो इस दुनिया के सामने ये साबित कर चुके हैं कि उनका नाम तो नरेंद्र है, लेकिन उनका कार्य और उनकी कार्य पद्धति पूरी सरेंडर के है, जो अमेरिका के सामने सरेंडर हो चुके हैं। आप इतनी विदुषी पत्रकार हैं, बताइए वहां की प्रेस सेक्रेटरी ये व्हाइट हाउस की ये बयान दे रही है कि इंडिया इज ए गुड गाई, इंडिया इज ए लाइक एक्टर। क्या कैरोलिन लेविट का तो बयान आपने भी देखा होगा। हम आपसे और प्रधानमंत्री से जो सरेंडर हो चुके हैं, जो लोग या तो एप्स्टीन फाइल में हो या कहीं और हो, अमेरिका का यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस जारी करी हो, उसको किनारे रखिए। कम से कम 150 करोड़ लोगों का ये देश है और उनकी अस्मिताओं से और एक अच्छा, एक बात बताइए, आपके घर में सिलेंडर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आपके घर में सिलेंडर है नहीं है? अब मैं तो गांव से बात कर रहा हूं। आपको सुचारिता जी सुन लीजिए, अब मेरी गांव में कौन सा लकड़ी वाला चूल्हा? गांव व्यक्तिगत मन तो नहीं है। मैं अभी भी जब रोटी खाऊंगा तो हमारे यहाँ तो अभी भी कंधे पे काम चल रहा है। हमारे यहाँ गांव में सिलेंडर नहीं मिल रहा है
और सिलेंडर मनोज सिंह काका के गांव में अभी तक सिलेंडर नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं? मैं तो इस पर आपसे सवाल पूछूंगी। टीवी पर बैठने वाला प्रवक्ता पार्टी का एक सिलेंडर गांव तक नहीं पहुंचा पा रहे। अच्छा सवाल। अच्छा सुनिए, ये बहुत अच्छा, ये अच्छा सवाल है, आप जवाब ले लीजिए, आपका सवाल अच्छा है। हम वही कह रहे हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, हम लोगों ने तो यहाँ तक का और लकड़ी का प्रबंध करना पड़ेगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। लेकिन सरकार से ये सवाल है कि आप नाचने गाने हाउडी मोदी करने तो आप चले जाते हैं अमेरिका, लेकिन जब आपके और देश के हितों की बात आती है तो आप देश के अस्मिता को गिरवी क्यों रख रहे हैं? जब आप ये जानते हैं कि बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है विदेश नीति क्या है? देखिए विदेश सुन लीजिए। नहीं, आपकी बात मैं सुन रही हूँ, आपका फ्रेम भी थोड़ा सा फ्रीज हो रहा है मनोज जी, और आवाज भी, मैं उसको थोड़ा ठीक कराऊं, उसको थोड़ा ठीक भी करा रही हूँ। एक बार हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ। भाई मुझे एक टेस्ट चाहिए यहाँ पर। हर्षवर्धन जी, आपके घर में सिलेंडर की कोई कमी है? आपके यहाँ कोई पैनिक बाइंग हो रही है? तेल में आप तेल भरवाने जा रहे हैं गाड़ी में, वहां लंबी लाइनें हैं क्या? देखिए सुचेता, मैं सचमुच कभी कभी आश्चर्य में पड़ जाता हूँ जब नेता लोग ऐसे कहते हैं। और मनोज काका जी तो मतलब क्या कह गए, वो कह रहे हैं कि उनके गांव में अभी भी कंडे से बनता है। तो कांग्रेस पार्टी तो बड़ी विजनरी थी, उसने इस देश के लोगों को कहा कंडे पर ही बनाना है, लकड़ी पर ही बनाना है। 32-33 करोड़ सिलेंडर पहुंचा दिए मोदी सरकार ने, तो इसीलिए ज़्यादा पैनिक है। ये 32-33 करोड़ कनेक्शन कम रहे होते तो शायद कम पैनिक होता, नंबर 1। नंबर 2, एक संयोगवश मैं तो अभी कल भी एक वैवाहिक कार्यक्रम में मेरठ तक गया जी। तो जितने भी पेट्रोल पंप थे किसी पर कोई पैनिक नहीं दिखा। हर जगह लोग जैसे जितनी भीड़ होती है जैसे होता है वैसे ही भरा रहे थे। मैंने भी तेल डलाया। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात, जब हम ये सब कह रहे हैं कि पैनिक है, तो क्रूड के मामले में इसी सरकार ने, और जिसको कहते हैं ना कि प्रीएम्प्ट करना, तैयारी करना, तो पहला तो ये कि 14 के पहले जो हमारे रिजर्वायर थे वो कोई रिजर्वायर बहुत अच्छे से फंक्शनल नहीं था। अटल जी की सरकार ने प्रयास करके शुरू किया। यूपीए की सरकार में कितना काम हुआ वो बताना चाहिए उन लोगों को। लेकिन इसी सरकार में शुरू हुआ जो तीनों बड़े रिजर्वायर हैं जो कर्नाटक में हैं, आंध्र प्रदेश में हैं। और की बात तुरंत का कहें तो ये हमारे हाथ में नहीं है। हाँ। जो जल डमरू मध्य यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, वहां से जो आ रहा है उसको भारत ने 70% तेल, क्रूड तेल मतलब क्रूड ऑयल, वो 70% नॉन हॉर्मुज कर दिया, यानी उस रास्ते से नहीं आ रहा है। हमारी जो एलएनजी थी, जो गैस आती थी, वो पूरी की पूरी कतर से आती थी 90%, वो आज 40 से 45% रह गई। मैं सिर्फ फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। हाँ। यानी 40 से 45%। तो सरकार का जो पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन है वो डबल से ज्यादा हो गया। जो एलपीजी कनेक्शन है वो करीब 34 करोड़ कनेक्शन इसी सरकार में बढ़ गए। तो जाहिर है कि वो सब, उसके बावजूद ऐसा कोई पैनिक नहीं। गैस की किल्लत होगी ही होगी, और सरकार ने पहले दिन स्पष्टता से बताया कि भाई पहले से कम होगा, क्योंकि हम 70-80% कर रहे हैं। अभी सरकार की जो अपनी रिफाइनिंग है, जो प्रोडक्शन है, उसको उन्होंने 28% कर दिया है, अधिक ज्यादा। तो इसका एक दूसरा पक्ष देखें कि सरकार वेल प्रिपेयर्ड है, उसको पता है कि कहां कहां किन किन जगहों पर काम करना है। यानी पहला घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाई, दूसरा मार्केट डाइवर्सिफाई किया, तीसरा जरा आप सोचिए कि अभी दुनिया भर में क्या है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से अलग अलग जगह पर जो जहाज हैं जिनके तेल निकले हुए, जैसे रूस का तेल बहुत है, तो हमने खरीद लिया उसको। हाँ। लगभग 60, 30, 90 लाख बैरल ये खरीदा। ये समझिए इसको। और इसीलिए जब कोई इस तरह की बात करता है तो कभी लगता है कि क्या ही कहें। मतलब फिर तो कांग्रेस बड़ी विजनरी थी, लोगों को एलपीजी ही नहीं दिया, सब वैसे ही थे कंडे वाले। 32-34 करोड़ लोगों को देश में कनेक्शन तक नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि ये वक्त ऐसा है जिसमें बात करनी चाहिए कि सरकार कहाँ रह गई है, ये काम करना चाहिए। देखिए मैं इस वक्त मैं हर्षवर्धन जी हमेशा ये बात कहती हूं। एक लाइन और बता दूं, मेरे घर में पीएनजी है यहाँ, तो उसकी तो सप्लाई रुकी नहीं है। आईजीएल का मैसेज आ गया। दूसरा, मेरे घर परिवार में जहां जहां सिलेंडर वाला है, एलपीजी वाला, उनको कोई समस्या नहीं है, सब मजे से सब कुछ बढ़िया, पूड़ी छोले सब बना के खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लोग ऐसी भी बातें लिख रहे हैं जिन लोगों को पीएनजी एलपीजी का फर्क नहीं पता है, वो लोग पैनिक फैलाने में लगे हुए हैं, ऐसी चर्चाएं भी चल रही हैं।
तो बड़ा इंटरेस्टिंग है इस वक्त ये, इस वक्त सच में वाकई बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मैंने तो डिटेल में सब बता दिया। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, इस वक्त बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये। लेकिन काका जी आ रही हूँ आपके पास, मैं एक बार मनोज जी आ रही हूँ, एक बार निगत के पास जाऊंगी, पहले उससे बग्गा जी के पास जाऊं। मुझे निगत ये बताइए, इस मौजूदा स्थिति में क्या बतौर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता आप ये कह सकती है कांग्रेस सत्ता में होती तो इस वक्त सब कुछ ठीक होता, तेल की आपूर्ति होती रहती, कोई अप्रभावित देश नहीं होता, ऐसा कहना मुमकिन है क्या आपके लिए? सुचरिता जी, मुझे लगता है कि इस डिबेट की जो इस समय सेंसिटिविटी है और जो इंपॉर्टेंस है वो इस बात को एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जाके अभी कि हाँ अगर होती तो क्या होता और क्या होता और कैसा होना चाहिए था, अभी बात कर लेते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 12 सालों से सरकार है, फॉरेन पॉलिसी इनके हिसाब से बहुत अच्छी है, जिसका भी मैं अभी पर कच्चा पढ़ने वाली हूँ सामने। इन्होंने कहा, कुछ को पैनलिस्ट ने मेरे यहाँ पे कहा कि घरेलू उत्पाद बढ़ गया। मैं फैक्चुअली करेक्ट कर दूं और इनको कुछ आंकड़े दे दूं कि 2014 में और 2026 में क्या फर्क है। 2014 में जो निर्भरता थी भारत की कच्चे तेल पर वो थी 77.6%, आज 2026 में वो बढ़कर हो गई है 88.6%। और कच्चे तेल का जो भारत उत्पाद करा करता था, खुद घर पे बनाया करता था, वो 2014 में थी 37.8 मिलियन मेट्रिक टन, जो 2026 में घट के 28 मिलियन मेट्रिक टन हो गई है। अब एलपीजी की भी मैंने आपको बता दी, एलपीजी का भी मैं आपको बता देती कि 2014 में जो भारत खुद बनाया करता था एलपीजी वो था 17 मिलियन टन और आज 2026 में वो घटकर 13 मिलियन टन हो गया। ये था फैक्चुअली करेक्ट करना। दूसरा, अगर सरकार कहती है कि कोई कुछ ऐसा तो है नहीं, कियोस नहीं है, ये सब सिर्फ घटनाएं हैं बताई जा रही है। डिमोनेटाइजेशन में, नोटबंदी में जब लोग सड़क पर मर गए थे लाइनों में, तब भी यही कहा गया था और बाद में सच्चाई आई थी। कोविड-19 में भी ऑक्सीजन की कतारों में यही कहा गया था कुछ नहीं है, पैनिक है, और इतने लोग हमारे खत्म हो गए क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली। और मैं पूछना चाहती हूँ, अगर पैनिक की सिचुएशन नहीं है, पहले आप कहते हैं कि हमारे पास जो इमरजेंसी स्टॉक है वो देखिए निगत देखिए, मैं आपको इस वक्त टोकूंगी। कोविड में जो कुछ हुआ भारत में, निगत जी मुझे ये बताइए, कोविड में भारत ने जैसे इस समस्या से डील किया वो भारत के लिए अच्छा था या बुरा था? दुनिया कैसे देखती है कोविड काल को भारत में, आप मुझे बताइए। मैं जानती हूं कि बहुत से लोगों की जान चली गई थी उस समय, दुनिया भर में कोविड फैला हुआ था, लेकिन दुनिया भारत ने जिस तरह से कोविड से डील किया उसे एक तरह की जीत ही मानता है। भारत जैसे देश ने अपनी वैक्सीन बनाई। मुझे ऐसा लगता है इससे समय में हमें साथ खड़ा होना चाहिए, हमें साथ खड़े रहना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकंड बिल्कुल पूरा देश साथ खड़ा है। सुचेरिता जी, आप शायद नैरेटिव और आप किसी और लाइन पे जा रहे हो, मैं अभी बात ही कुछ और कर रही हूं। मैं तो नैरेटिव पे नहीं जा रही हूं। मैं जानती हूं कि निगत अब्बास भी उतना ही देश का भला चाहती है जितना रोहन गुप्ता सरकार, तो इसीलिए मैं ये चाहती हूं कि इस समय में किसी तरह की पैनिक न फैले। और म्यूजिकल चेयर्स क्यों खेल रही है? नहीं मैम, मैं म्यूजिकल चेयर्स नहीं खेल रही। आपको खेलना है तो एक अलग मौके पे एक अलग जगह पे खेल भी लेंगे, वो अलग बात है मैम जी, वो अलग बात है। पता है ना, बट मैं ये कह रही हूँ कि इस समय में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कैफे बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, पुणे में बंद हो रहे हैं, बैंगलोर में, गुजरात तक में बंद हो रहे हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा भड़की हुई आप ही लग रही है निगत। मैं ये बताइए, बता रही हूँ आपको सुचेरिता जी, मैं कोई मनगढ़ंत कहानियां ठीक है। मैं अजय बग्गा जी के पास एक बार अबाउट अ पॉलिटिकल अफवाह आई एम जवाब देना चाहूंगा। अच्छा, मैं रोहन जी आ रही हूँ, एक बार मैं अजय बग्गा जी से पूछ लूं जरा कि अजय बग्गा जी इस वक्त स्थिति क्या है? देखिए, एक वैश्विक समस्या है जो हम अभी इस वक्त डील कर रहे हैं, हम ये देखते हैं। अब ऐसे समय में हम और देशों की भी तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर क्या ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं कि सरकार डील, क्योंकि हर जगह ये एक डर है कि भाई ऑयल रिजर्व्स कितने हैं, हर जगह ये डर है कि तेल महंगा होगा। कई देशों में तो प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ भी गए हैं। जी देखें तो पाकिस्तान ने 20% प्राइस बढ़ा दिया है, सारे स्कूल, सारी यूनिवर्सिटीज बंद कर दिए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज बोल रहे हैं वर्क फ्रॉम होम करिए। तो ऐसा भी हो रहा है हमारे नेबरहुड में। अब ये नई बात नहीं है कि भारत बिल्कुल इंपोर्टेड गैस और ऑयल पे डिपेंडेंट रहता है। हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत है, तो हम तेल लेके आते हैं और पेट्रोल डीजल बहुत बड़ा हम एक्सपोर्ट करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का। और आज भी हमारे रिफाइनरीज 105-110% पे चल रहे हैं, डबल शिफ्ट लगा के जितना तेल मिले उससे हम सारे उत्पादन निकाल रहे हैं। किल्लत कहीं भी नहीं है। कमर्शियल रोका है सरकार ने, क्योंकि 33 करोड़ जब आपको देने हैं कनेक्शंस, उनको सर्विस करना है, एटलीस्ट एक महीने में एक सिलेंडर पहुंचाना है 33 करोड़, वो इन इट्स ओन विश्व का चौथा बड़ा पॉपुलेशन हो जाता है।
सोचिए, अमेरिका, भारत, चीन के बाद ये चौथा बड़ा पॉपुलेशन है। इतना बड़ा चीन के अलावा किसी भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और हमारा पाइप्ड गैस भी है, बड़े बड़े शहरों में तो अब पाइप्ड गैस हो गया, तो वहां तो बिल्कुल ही कोई समस्या ही नहीं है, वो पाइपलाइन चल रहे हैं। अब रही बात सिलेंडर्स की, अगर 33 करोड़ में से कुछ लाख भी इकट्ठे आ जाते हैं, कोई भी कैपेसिटी आप इस तरह से नहीं कर सकते। आप कैपेसिटाइजेशन करते हैं कि देखिए महीने में एक बारी आदमी आएंगे, इस तरह से होता है। वो 500,000 सिलेंडर दिन के एक सेंटर बना सकता है और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, उससे ज़्यादा किसी की क्षमता नहीं है। अब क्या हो रहा है, पैनिक के कारण बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं जल्दी, और बहुत सारे भारतीयों के पास दूसरा सिलेंडर है। अब ये देखिए आप कितने इंडक्शन इलेक्ट्रिक स्टव कितने बिके, 100 करोड़ हर स्टेट में बिके हैं पिछले 4-5 दिनों में। वो सब पैनिक बाइंग है, जरूरत नहीं पड़ेगी, बट यही होता है। और ये इसमें मैं देखिए, मैं आपको एक बग्गा जी, आप तो ये जानकारी दे रहे हैं और सही बात है कि जितनी हमारी जनसंख्या है उसमें पैनिक भी ज्यादा फैलेगा, हमारी जरूरतें ज्यादा हैं, ये फैक्ट है। मैं एक चीज बस ये पूछना चाह रही हूं, आप लोग जो सब घर पे देख रहे हैं, क्या ये सही नहीं है कि घरों में चर्चा चल रही है कि भाई एक सिलेंडर और खरीद लें, क्या घर में रख लें सिलेंडर? ये आप तय करिए, आप सोचिए। अगर आपके घर में ये चर्चा चल रही है तो आप अभी चर्चा ही कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ये करने में लग गए हैं, वो सिलेंडर भरवा के सिलेंडर घर में ला रहे हैं। तो यही होती है पैनिक बाइंग, और ये पैनिक बाइंग जब होती है तो उससे एक हड़कंप फैलता है। मनोज जी कहना चाह रहे थे कुछ, मनोज जी और रोहन जी को स्क्रीन पे ले लीजिएगा। मनोज जी, ये पैनिक, एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जी, बोलिए बग्गा जी, बोलिए। अच्छा, बग्गा जी बोल रहे हैं। आप जापान का देखें, जब फुकुशिमा डिजास्टर हुआ 2011 में, सुनामी आया जी, वहां पे वृद्ध लोगों को लोग आगे ले जाते थे लाइन में। हाँ। किसी ने होर्डिंग नहीं करी, सबने बोला आज के लिए जितना चाहिए उतना ही लेंगे, हम भूखे रह जाएंगे बट हम पैनिक नहीं करेंगे। तो ये एक बात है, हमारा शॉर्टेज मैकेनिज्म से हम निकले हैं। हर वक्त वो डर रहता है लोगों को। जापान देखिए, $30 मिलियन का उधर कैश मिला। हाँ। उधर सुनामी में जो लोग मर गए, $1 लोगों ने आके लौटाया, हजारों सेफ निकल के आए, सब लौटाया गया। तो ये देश की भी बात है। और यहाँ पे मैं कहूंगा पॉलिटिशियंस को एक मिसाल देनी चाहिए। आज पार्लियामेंट बिना एसी के क्यों नहीं चलाया? आप चलाइए ना बिना एसी के, हम बचा रहे हैं देश के लिए। सारे पॉलिटिशियन जिनकी कॉन्वॉइस में 20-20 गाड़ियां जा रहे हैं, आज बोले हम साइकिल में आएंगे, हम पूल करके आएंगे। देखिए कितनी बड़ी बात बग्गा जी ने कही है, और अगर बग्गा जी ये बात कह रहे हैं तो मैं ये कहूंगी, नहीं, मुझे लगता है बहुत अपने चीज दिखाइए। आपने बिल्कुल सटीक बात कही है। ये उदाहरण हमारे देश के नेताओं के साथ शुरू होना चाहिए। वो कह रहे हैं पार्लियामेंट में एसी क्यों चला रहे हैं? अगर आपको इतना डर है, अगर आपको लग रहा है तो गाड़ी से मत आइए, साइकिल पर आइए। क्या ये मुमकिन होगा? मैं एक बार जरा ये पूछना चाहती हूँ, जरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो जहाज आया वो तस्वीर जरा स्क्रीन पर डालिए। अब आप मनोज जी जब कहते हैं कि हमारी विदेश नीति का ये फेलियर है, तो ये जहाज जो आज आया है, इस जहाज के लिए कहा जा रहा है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आया है, और विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री की बातचीत हुई है। अब उसके बाद अगर भारत का एक जहाज वहां से आकर तेल का टैंकर भारत पहुंच रहा है, तो ये भी तो विदेश नीति का ही हिस्सा है, जहां से आने नहीं दिया जा रहा। मनोज जी, सुचारिता, हम हर चीजों को हम ये नहीं कहते कि सब चीज फेल है, लेकिन जो सवाल उठते हैं वो सवाल जो स्थितियां हैं उसको देख के उठाया जाता है। क्या ये सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में, चाहे वो गोंडा ले लीजिए, चाहे गोरखपुर ले लीजिए, चाहे लखनऊ ले लीजिए, अभी बेंगलुरु से लेकर के लखनऊ तक के जो होटलों के फूड कोर्ट थे बंद हो रहे हैं, लोग लाइन में लगे हुए हैं। ये सच बातें हैं, ये आपके भी संस्थान ने दिखाया। तो सच को सरकार नकार क्यों देती है? सरकार की पूरी जवाबदेही है। सरकार सिर्फ अपने हर कथनी करनी का प्रशंसा और कीर्तन ही क्यों गंवाना चाहती है पूरे जनमानस से? सरकार की जवाबदेही भी है। आप सरकार है, इसके बिल्कुल ये मायने नहीं है कि आप अधिनायक बात करेंगे, आप अलोकतांत्रिक बात करेंगे, और जो आप लाइन में लगाने वाली बात कर रही हैं। सर ने बहुत अच्छा सुझाव दिया। सबसे ज्यादा गाड़ी से इस देश में कौन चलता है? सबसे ज्यादा अकूत संपत्ति किसके पास है? वो सब भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुचिता का कोई उदाहरण पेश करना चाहिए। मैं तो आपको बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग भी चलते हैं, कई गाड़ियों से चलते हैं, लेकिन हम लोग एक गाड़ी से चल रहे हैं।
जरूरत हो रही है तो बाइक से चल रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं और लोगों से हम लोग अपील कर रहे हैं किसी तरह का पैनिक ना हो। ये हम सब लोग आपके साथ हैं। ये विपक्ष तो रचनात्मक बहुत काम अच्छी कर बात रहा है सर, लेकिन सरकार क्या कर रही है? मनोज जी ये बहुत अच्छी बात है अगर आप ये संदेश दे रहे हैं कि पैनिक मत करिए, तो मुझे लगता है ये संदेश जो मनोज जी कह रहे हैं स्क्रीन पर, नेशनल टेलीविजन पर, इस पर जरा गौर कीजिए, ये आप सबके लिए जरूरी है। मैं एक बार एक और खबर बता देती हूँ क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं। मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। चलिए बोलिए। मैं आ रही हूँ, एक बार बड़ी खबर बता रही हूँ कि कुछ देर में कहा जा रहा है कि ईरान में जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनका संबोधन होगा। तो कुछ देर में सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनेई का संबोधन हो सकता है। बहुत दिन से इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि क्या मुस्तफा खमेनेई लोगों के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, वो कहीं घायल तो नहीं हो गए हैं, वो लोगों के सामने उनकी तस्वीर कोई नहीं आई है। अब खबर ये आ रही है कि कुछ देर में वो ईरान को संबोधित करेंगे। तो ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, मुझे इसलिए मैंने बताई है इस चर्चा के बीच में। जरा मैं रोहन जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए मनोज जी कह रहे हैं हम लोग भी एक गाड़ी से जाएंगे, हम लोग भी अब साइकिल और बाइक से जाएंगे। अरे हमारी बात तो पूरी होने दीजिए। अरे चलिए करिए पूरी भाई। पूरी कर लीजिए। सरकार से ये सवाल है कि आप जो कैरोलिन लेविट जो बोल रही हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, आप क्यों पूरे उस देश की अस्मिता को 150 करोड़ लोगों के अस्मिता को, सम्मान को गिरवी क्यों रख रहे हैं? आप जवाब क्यों नहीं देते? अमेरिका अगर नाजायज बात करता है, अगर व्हाइट हाउस की प्रेस नाजायज बात करती है, प्रेस रिलीज करने वाली महिला कहती है कि इंडिया इज ए लाइक एक्टर, हम एक्टर हैं, हम उसके रंगकर्मी हैं, क्या हैसियत है अमेरिका की? मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा ये बात करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री क्यों सारे लोगों को, इस देश के पूरे लोगों को गिरवी क्यों रख दे रहे हैं? और बीजेपी के कीर्तन गाने वाले दरबारियों की मुंह क्यों नहीं खुलता है? कैरोलिन लेविट के खिलाफ खुलता हो या डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुलता हो या वहां के जो लोग बयान देते हैं, जो स्टेट सेक्रेटरी जो बयान देता है कि हम जब चाहेंगे जहां से जो चाहेंगे, हम क्या अपने सारे सामरिक और व्यापारिक फैसले अमेरिका ले रहा? हम गुलामी कर रहे हैं अमेरिका की? नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। क्यों सरेंडर हो गए? अब ठीक है, मुझे लगता है इस पर रोहन जी भी बोलना चाह रहे हैं, इस पर हर्षवर्धन जी भी बोलना चाह रहे हैं। कैरोलिन लेविट ने जो बोला कि इंडिया इज बीन अ गुड एक्टर, इसको लेकर बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं। तो मैं पहले रोहन जी आपके पास जाऊंगी। विपक्ष को इस बात से दिक्कत है कि अमेरिका भारत को डिक्टेट करता है और हम जवाब नहीं देते हैं। पहले तो इस पर जवाब दीजिए। जवाब लेने दीजिए, जवाब तो लेने दीजिए। कब से बोल रही है, कब से बोल रहे हैं? सुनिए, ये बड़े दुख की बात है कि जिस प्रकार से अमेरिका के स्टेटमेंट पे विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है। देखिए एक डिबेट हुई थी जब क्रूड ऑयल के बारे में ये कहा कि अमेरिका ने एक ऑर्डर जारी किया कि हम अलाउ करते हैं। अरे जिस दिन ऑर्डर चालू किया उसके आखिरी फरवरी में हम लोग, हमारा रशिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, हमारा हम सबसे ज्यादा रशिया से कर, हम मानते किसकी है? और स्ट्रेटेजी की ये चाल होती है कि हम हर चीज को रिएक्ट ना करें, हमको हमारा इंटरेस्ट देखना है, हम इंटरेस्ट देखें। आपको स्टेटमेंट की पड़ी हुई है और कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। 26% जब ईरान के वहां से क्रूड इंपोर्ट कम हुआ था यूएस के दबाव में 2013 में, तब यही कांग्रेस पार्टी के पेट्रोलियम मंत्री ने कहा था कि हमारे पेट्रोल पंप 8 बजे बंद हो जाने चाहिए। ये वो सरकार नहीं है। हमको लगेगा जिस दिन प्रॉब्लम है बिल्कुल जो कटौती करनी होगी करेंगे, पर जब आप पैनिक का, जब सरकार बोल रही है, आपको विश्वास दे रही है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप पैनिक क्रिएट करेंगे, फिर भी जनता को उकसाएंगे, ये काम तो मत करिए ना। आप आपदा के समय में अवसर बना के अपनी राजनीति सेकने का समय नहीं है। सरकार पूरी तरीके से इस मामले में जानती है क्या करना है और इसीलिए भारत एकमात्र देश है जहां पे पेट्रोलियम के रेट आज तक नहीं बढ़े। पेट्रोल के रेट आज भी हमारे वही रेट है, कोई होर्डिंग की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। हॉर्मुज की खाड़ी का मैं आपको आखिरी चीज सूचना दी, 5 तारीख को इनके प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा कि क्यों हमारा नाम नहीं आया हॉर्मुज की खाड़ी से तेल आने में। आज आ गया, क्या आप माफी मांगेंगे देश के साथ? आज आप गोल्ड पोस्ट चेंज कर देंगे? इसका जवाब मिलेगा तो कल दूसरा सवाल आएगा, दूसरा सवाल मिलेगा। अरे सवाल बंद करिए ना, हर दिन थोड़ी राजनीति करिए। ऑपरेशन सिंदूर पे भी राजनीति, ट्रेड डील पे भी राजनीति, एआई समिट पे भी राजनीति, ईरान खाड़ी पे भी राजनीति। अरे हर जगह राजनीति करेंगे तो आपको खत्म कर दिया। इस पर मैं हर्षवर्धन जी का भी रिएक्शन लेना चाहती हूँ क्योंकि हर्षवर्धन जी भी हंस रहे थे और वो कुछ बोलना चाह रहे, लेकिन हर्षवर्धन जी पहले जरा एक तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ। आज संसद में विपक्ष ने प्रदर्शन किया, उन्होंने कहा सरकार ने सरेंडर कर दिया है। उधर दूसरी तस्वीर एक संसद के अंदर से आई जहां पर अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष की हार के बाद स्पीकर ओम बिरला लोकसभा में लौटे, वो अपने आसन पर लौटे और स्पीकर ने कहा कि प्रधानमंत्री हो या नेता विपक्ष, ये सुनिए, पीएम हो या नेता प्रतिपक्ष, सबको नियम के मुताबिक ही चलना होगा और सदन से ऊपर कोई भी नहीं है। जरा एक बार सुनिए। चाहे सदन में कुछ मान्य सदस्यों ने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता को बोलने से रोका जाता है, उन्हें बोलने का पर्याप्त अवसर
नहीं दिया जाता है। मैंने इस पावन पीठ को स्पष्ट करना चाहता हूं, चाहे सदन में नेता हो या चाहे प्रतिपक्ष के नेता हो या कोई मंत्रीगण हो, कोई भी सदस्य हो, सभी मान्य सदस्यों को सदन के अंदर नियमों के तहत, प्रक्रिया के तहत ही बोलने का अधिकार निहित है। कुछ मान्य सदस्यों का यह भी मानना था कि प्रतिपक्ष के नेता सदन से ऊपर उठ करें किसी भी विषय पर बोल सकते हैं, ये किसी को विशेषाधिकार नहीं है। कुछ मान्य सदस्यों ने तो अब आपने सुन लिया ओम बिरला क्या कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, दोनों के लिए एक समान ही अधिकार होंगे, क्योंकि आज भी राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, जब मैं जाता हूं तो मुझे ये अधिकार नहीं दिया जाता। आज बल्कि उन्हें समय दिया गया था कि वो तेल पर चर्चा में अपना बयान रखें। अब मैं हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूं। देखिए, ये बार बार कहा जा रहा है विपक्ष द्वारा कि अमेरिका डिक्टेट ना करे हमारी पॉलिसीज, अमेरिका नहीं बताए हम किससे तेल खरीदें, कैरन लेविट ना कहे इंडिया इज बीन अ गुड एक्टर, ये सब हमारे सम्मान पर चोट पहुंचाती है। ये अभी आपने सुना। देखिए सुचेता, सबसे पहले तो ये कि मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलना नहीं जानता हूँ, लेकिन समझ अपनी ठीक है। तो पहले तो एक गुड एक्टर को लेकर बहुत से लोग ऐसे समझ रहे हैं, जो भी मनोज भाई ने भी थोड़ा सा उसको गलत समझ लिया कि जैसे कोई गुड एक्टर मतलब अच्छे कलाकार या हमारे इशारे पर चलने वाले। गुड एक्टर जो अंग्रेजी का शब्द है, लेविट की पूरी बात को सुनिए तो समझ में आता है। कह रहे हैं कि भारत बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर है, बहुत जरूरी एक तरह से देश के तौर पर उसकी जो भूमिका है, और वो ऑयल प्राइस मैकेनिज्म को बेहतर करने में, बैलेंस करने में कहते हैं। तो एक तो ये जरूरी था जानना। तो दूसरा, 2-3 में फैक्ट, चूंकि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, तो कई बार जैसे एक चीज ये कह दी जा रही है कि कैसे हमारा बढ़ गया इंपोर्ट। अगर सरकार कह रही है कि हम तो ज्यादा यहाँ डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हमने ज्यादा यहाँ प्रोडक्शन भी कर दिया, तो पहले तो ये जानना चाहिए 2014 से 2025 30% जो गैस प्रोडक्शन है वो देश में बढ़ा है। जी है ना, 30%, ये पहले जानना चाहिए। अब फिर प्रोडक्शन बढ़ गया तो कैसे फिर आयात ज्यादा हो रहा है, ये अच्छा तरीका है। तो फैक्ट फिर जानना चाहिए, क्योंकि मैं तो इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूं, तो उसी नाते बताऊंगा। जब आप 14 करोड़ कनेक्शन थे और जब आपके 32-33 करोड़ कनेक्शन हो गए, तो जरा इस खपत को समझिए और वो आपको अंदाजा लगेगा कि दोनों में फर्क क्या है। और मैं फिर कह रहा हूं, बड़ा अच्छा है कि मनोज काका जी तो अब कह रहे हैं मोटरसाइकिल से ही चलते हैं वो, मतलब मैं तो कह रहा हूं कि ऐसा भी कोई त्याग करने की जरूरत नहीं है। आप एक मजे से एक गाड़ी से चलिए, भारत के पास रिजर्व भी अच्छा है और हम उम्मीद करते हैं कर ले। जब कल को जरूरत पड़ेगी तो हम आप दोनों कोशिश करेंगे कि जितना संभव हो उतना बचाया जाएगा। लेकिन ये कहना कि भारत को कोई देश गवर्न कर सकता है, इससे मुझे लगता है सबको बचना चाहिए। राहुल गांधी क्यों करना चाहते हैं हर चीज में, वो क्यों ये चाहते हैं कि ये कोशिश करें। समाजवादी पार्टी के लोगों को कांग्रेस की भाषा बोलने से, राहुल कांग्रेस की भाषा बोलने से बचना चाहिए। देखिए, जब जरूरत पड़ेगी ना हर्षवर्धन जी, मैं उम्मीद करूंगी आप और काका जी एक साइकिल पर भी सवारी कर लेंगे, और वो तस्वीर बड़ी अच्छी होगी, वो इंटरेस्टिंग होगी तस्वीर, उस पर हम बात भी कर लेंगे। लेकिन बड़ी मेहनत लगेगी, हम तो न चला पाएंगे, हमको लगता है मनोज भाई भी नहीं चलाएंगे, तो मोटरसाइकिल से भले चले जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जरा पॉलिसी आप देखिए, भारत ने गल्फ कंट्री, भारत ने ईरान, भारत ने अमेरिका, भारत ने इजराइल, भारत ने रशिया, और यहां तक कि चाइना से भी जो बातचीत जिस तरह की डिप्लोमेसी की है वो भी देखना चाहिए। मैं इस वक्त ये कह सकती हूँ कि हर व्यक्ति अपने घर की तस्वीर जानता है, और उस तस्वीर से वो ये भाप सकता है कि इस वक्त पैनिक की सिचुएशन है कि नहीं, तेल के आप पेट्रोल पंप्स पे चले जाएं, वहां पर तस्वीर है कि नहीं। तो आइए आप खुद तय करिए और सरकार पर भरोसा कीजिए, क्योंकि एक समय ऐसा था जब हमने कोविड में भी वो आपदा काल देखा है और उससे हम उबर पाए हैं। बतौर एक देश हम हर समस्या से उबर सकते हैं, ये एक सोच बनाकर रखनी चाहिए। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए, और आगे बढ़ेंगे और मोटोरोला ट्वीट ऑफ द डे आपको बताते हैं।